हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक क्या है हमारा, फिर से आज हमें अपने बोर्ड के एग्जाम को ही कंटिन्यूअसली सोल्व करना है। ठीक है, अब तक हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को तो सोल्व कर लिया है, लेकिन आज जो हमें सोल्व करना है वो है आपका सेक्शन सी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। आज हम सेक्शन सी को यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, पढ़ो इसको कि व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी शेल वाज फिल्ड विद 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे दी है कितनी, 0.05 मोलर, किसके लिए, KCl सॉल्यूशन के लिए। एंड इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस भी दे दिया है इसका कितना है, जो कि 100 ओम है। ठीक है, ये सारा का सारा रूम टेम्परेचर पे गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। व्हेन द सेम शेल, कि अगर सेम शेल को अब आप फिल कर दो कितनी कंसंट्रेशन से, अब आप इसको फिल कर दो कंसंट्रेशन 0.02 मोलर से, और इस बार किस सोल्यूशन के लिए, AgNO3 के लिए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस मिलता है वो कितना मिलता है, 90 ओम मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला आपको कि आप कैलकुलेट कर दो कंडक्टिविटी भी और मोलर कंडक्टिविटी भी। क्या कैलकुलेट कर दो, कंडक्टिविटी भी और मोलर कंडक्टिविटी भी, किसकी, AgNO3 सोल्यूशन की। मींस K की वैल्यू भी निकाल लो, लैम्डा M की वैल्यू भी निकाल दो, किसके लिए, इस पर्टिकुलर AgNO3 वाले शेल के लिए। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आपने ये चीज पढ़ी है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो। देखो, कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है K = C × X। क्या होता है, K = C × X, जहां पे K है हमारी कंडक्टिविटी, X है हमारा शेल कांस्टेंट, और C है हमारा कंडक्टेंस, जो कि होता है एक्चुअली में 1 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर शेल के लिए अगर मैं K की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो K = C। C मतलब क्या है मेरा, कंडक्टेंस। तो इस क्वेश्चन की में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है ना, और हमें ये पता है कि कंडक्टेंस जो होता है वो 1 रेजिस्टेंस होता है। तो मैं कंडक्टेंस की बजाय लिख सकती हूँ ना 1 रेजिस्टेंस, मीन्स 1/90 में यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद बात आती है किसकी, शेल कांस्टेंट की। अब शेल कांस्टेंट तो देखो कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी गिवन है, नहीं गिवन है। तो अगर शेल कांस्टेंट नहीं गिवन है तो मैं इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, मींस KCl सॉल्यूशन की हेल्प से, मैं अपने शेल कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका शेल है वो सेम शेल है। ठीक है, इसलिए उसके लिए जो शेल कांस्टेंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या करूं कि इस इक्वेशन की हेल्प लेके यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो कंडक्टिविटी में क्या कर दूंगी, फाइंड आउट कर दूंगी। ठीक है, तो अब इस शेल की बात करते हैं। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं K = C × X, अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो कंडक्टिविटी है ना 0.05 मोलर KCl की, वो इतनी है। मींस इन्होंने K की वैल्यू हमें दे दी, जो कि है 1.35 × 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा देखो, यूनिट्स जो है ना वो आपको इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे प्रॉपर तो आपका हाफ मार्क फिर डिडक्ट हो जाता है। अब C फिर से क्या है, कंडक्टेंस, तो इसके लिए भी हम इसको लिख देंगे 1 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 100 ओम इंटू शेल कांस्टेंट। अब ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट। तो आप सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.35 × 10⁻² इंटू 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻²। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻0, और 10⁻0 इज 1। तो आपके पास x की जो वैल्यू बची वो कितनी बची, 1.35 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे पास शेल कांस्टेंट क्या गया है, इतना। अब इस शेल कांस्टेंट की वैल्यू को मैं क्या करूं, यहाँ पे पुट कर दूं। ठीक है, अब अगर मैं इस शेल कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/90। कितनी आ जाएगी, 1/90 इंटू X की वैल्यू रखो 1.35, और ये यूनिट्स जो है, ठीक है, ये आप साइड में लिख लेना अपनी, जो कि क्या है, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप अगर यहाँ पे K की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो क्या निकल के आएगी, 1.35 डिवाइडेड बाय कितना है, 90। तो 1.35 डिवाइडेड बाय कितना है आपका यहाँ पे, 90 है। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से जो वैल्यू आती है निकल के वो आती है 0.015 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये मैंने पहले से ही सोल्व कर रखी थी आपके लिए। तो K की वैल्यू कितनी आ जाती है, इतनी आ जाती है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए ना अभी करके दिखा देती हूँ। देखो सिंपली आप इसको कैसे यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास क्या है, 1.35 है एंड डिवाइडेड बाय कितना है, 90। ठीक है,
अब यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाने के लिए आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, उन 2 डिजिट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 0 से। ठीक है, जितनी डिजिट है उतनी आपको 0 से नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, 9000 से डिवाइड कर दो किसको, 135 को। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये क्या है छोटी, उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। फिर से ये है 9000 एंड ये है 1350। अब ये वैल्यू छोटी है तो एक 0 यहाँ पे लगा दो, एक 0 आप और यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब आप देखो ये कितनी बार चल जाएगा, 1 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 9000। तो अगर यहाँ पे 9000 आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे, तो कितना बचा, 0 0, 5 में से 0 5, 13 में से 9 गई इज 4। ठीक है, अब आप देखो 9 के टेबल में 45 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 9 5 जा 9000 5 जा कितना हो जाएगा 4500। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। तो हो गया ना पूरा का पूरा सोल्व। तो कितनी वैल्यू आई, 0.015 आई। ठीक है, या 0.015 सीमेंस सेंटीमीटर क्या आ गई है इनवर्स हमारी, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी है। बताओ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है क्या। तो इसके लिए जो के की वैल्यू निकल के आई, वो के की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास, वो के की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है कितनी, 0.015 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको ना कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना फिर से। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप ऐसे अपना सिंपली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमने निकाल दी है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K/C इंटू 1000। ठीक है, अब K की वैल्यू तो हमने अभी निकाली, 0.015 आई है, बाई C कितना है मेरा, यहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसेंट्रेशन को। ये कंडक्टेंस नहीं है, ये कंसेंट्रेशन है, और कंसेंट्रेशन इसके लिए आपको दे रखी है 0.02 एंड इंटू 1000। ठीक है, बताओ यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या है तो मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ से जो इसकी यूनिट थी ना के की, वो कितनी थी, अगर आप इसको ऐसे साइड में लिखोगे तो यूनिट इसकी कितनी है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसके अंदर है आपका, मोलर्स के अंदर है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब अगर आप इसको सोल्व करो, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपके पास 150। कितना आ जाएगा 150। अब डिवाइडेड बाय कितना है 0.02। फिर से इस पॉइंट को हटा के आप 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब ये 2 बचा, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है 750। कितना आ जाता है 750 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बताओ यहाँ तक कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, ये आ जाती है किसकी वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाती है 750 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज योर आंसर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करी, मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका सेम बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर एकदम से, बट डिजिट चेंज है, डिट्टो यही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है अब बोर्ड्स के अंदर, तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ लो ढंग से, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी फिर भी देखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो यू कैन फ्रीली आस्क मी। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहाँ पे खत्म। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 23 के ऊपर। देखो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में आपको हर एक चीज समझानी पड़ेगी, है ना। अब आप देखो, if the following initial rate data were obtained for the reaction 2NO plus Br2 to gives 2NO-Br। ये आपको एक किसी भी एक ऑर्डर की रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको कंसंट्रेशन दी है NO की एंड Br2 की और साथ में आपको इनिशियल रेट भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपसे पूछा है कि ऑर्डर निकाल दो आप विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2। NO और Br2 के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकाल देना है, यहाँ पे ऑर्डर निकाल देना है रिएक्शन का। दूसरा आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तीसरा आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है जब कंसंट्रेशन NO और Br2 की इन्होंने खुद ब खुद दे दी है। ठीक है, तो अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड होता है। देखो एक चीज समझो कि जब आपको किसके लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना है, जब अगर आपको NO के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना है
तो Br2 की आप वो कंसेंट्रेशन लो जो कि कांस्टेंट है, और Br2 की कंसेंट्रेशन कहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसी के रेस्पेक्ट में NO की कंसेंट्रेशन लेंगे जो कि ये है और ये है, उसी के रेस्पेक्ट में हम रेट लेंगे जो कि ये है और ये है। आ रही है इतनी बात समझ। अब आप किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे दिखाते हो, R इक्वल टू के, NO का ऑर्डर भी पता नहीं है, x मान लो, और Br2 के लिए कितना मान लो, y मान लो। आपको x भी निकालना है, आपको यहाँ पे y भी निकालना है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपको NO के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो Br2 की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, ऐसे लेनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होगी कांस्टेंट। अब आप एक चीज देखो, Br2 की वैल्यू 0.5 है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में 0.15 एंड 0.05, उसके रेस्पेक्ट में रेट ये और ये, तो रेट कितना है 9.0 इंटू 10⁻³ और साथ में दूसरा रेट है 1.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, ठीक है, के बाय के से तो के कैंसिल आउट ही हो जाएगा। NO की वैल्यू 0.15 और 0.05, जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और छोटी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे, ताकि बस हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब उसके साथ Br2 की वैल्यू तो दोनों ही सेम है, तो 1 ही आना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर आप इस मेथड से करोगे तो न्यूमेरिकल बड़े आसान से आपका ये हो जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो बात खत्म, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो कि 1 से इससे ये वाली वैल्यू हुई 10⁻³ से 10⁻³, इससे आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, और इससे आप इसको करोगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 3, मीन्स आपके पास बचाएगा कुछ ऐसा 9 इक्वल टू 3, और 3 की पावर कितना हमें नहीं पता है, यहाँ पे कितना है अभी पावर की बोलूँ मैं, ऑर्डर बोलूँ है ना, 3 का ऑर्डर हमें अभी नहीं पता है, तो उसको मैंने क्या मान लिया x। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों बेसिस को क्या करना है, यहाँ पे सेम करना है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे कितना है 9 है। अब इस 9 को मैं कैसे इस वाले 3 की फॉर्म में लेके आऊं, तो मैं 9 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर या ऑर्डर कितना है x, तो दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये x हमने क्या बताया था यहाँ पे ऑर्डर, मतलब कि जो ऑर्डर आया NO के लिए वो कितना निकल के आया है यहाँ से 2, ऑर्डर कितना निकल के आया है NO के लिए 2। आइए बात समझ में, ठीक है। ये बड़ा ही आसान तरीका है जिससे आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको इतना क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ Br2 के लिए, किसके लिए Br2 के लिए, शायद आपको यहाँ से ये वाली चीज फिर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से Br2 के लिए अब अगर आपको इसके लिए फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ना इसको रब कर दूं ताकि फिर आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। हाँ, तो अब आप देखो आपको ऑर्डर निकालना है किसके लिए Br2 के लिए। जब Br2 के लिए ऑर्डर निकालना है तो NO की वो कंसेंट्रेशन चूज करो जो कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कौन सी है, ये 2 वाली, ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, तो हम इन्हीं 2 वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू लेंगे। अब इसके रेस्पेक्ट में Br2 ये है, Br2 की कंसेंट्रेशन ये है और रेट्स ये है। अब जो बड़ी वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर में रख लो, जो छोटी वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में रख लो, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो फिर से रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, R इक्वल टू के, NO की वैल्यू x और Br2 की वैल्यू, या मैं बोलूँ ऑर्डर बोलना चाहिए, वैल्यू तो क्यों, जो कि क्या है y। तो इसको तो हमने फाइंड आउट कर दिया, इसकी ऑर्डर तो निकल के आती है 2, ठीक है, इसका मुझे निकालना है। तो फिर से अब आप देखो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्योंकि हम 2 कंसेंट्रेशन को ले रहे हैं, 2 रेट को ले रहे हैं। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे जो कि कितनी है 3, तो लिखो रेट की जगह पे 3.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड में 1.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, ठीक है, Br2 की वैल्यू बड़ी ऊपर 0.15 और 0.05, ठीक है। NO के लिए आप लिखना चाहते हो लिख लो, वरना मत लिखो क्योंकि कैंसिल आउट होके फिर से क्या आना है 1 ही आना है। तो देखो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको तो आप इग्नोर भी कर दो, चाहे मत लिखो, ठीक है। अब आप देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे गया 3 टाइम्स, इससे गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 इक्वल टू किसके बराबर आया 3, और इस 3 की ये 3 किस क्या है, ये 3 क्या निकल के आया, यहाँ पे हमने कंसेंट्रेशन रखी थी Br2 की, ठीक है। तो Br2 के लिए 3 आया और जिसका हमने ऑर्डर क्या माना था y माना था। अब दोनों का बेस क्या है सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1 है, मीन्स जो ऑर्डर आया वो कितना आया
1 आया। ठीक है, तो जो ऑर्डर आया विद रिस्पेक्ट टू NO वो ऑर्डर कितना आया 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू Br2 ऑर्डर कितना आया है 1। आई इतनी बात समझ में आपको? बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब इतना हमने कर लिया है। तो अब अगर आप रेट को रिप्रेजेंट करोगे, रेट को क्या, अगर आप अब रिएक्शन को अपनी रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे? देखो R इक्वल टू के, NO का क्या है ऑर्डर 2 एंड Br2 का ऑर्डर कितना है 1। तो ये आपकी रेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। आ रही है ना इतनी बात समझ में? ठीक है, अब आप आ जाओ अपने सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं आपको कि आप रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करो, जो कि अब तक हम कैंसिल आउट कर देते हैं ना एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है तो अभी हमने लिखा था R इक्वल टू के, NO का ऑर्डर कितना था 2 एंड Br2 का ऑर्डर कितना था हमारे पास 1 था। ठीक है, अब आपको अगर रेट कांस्टेंट की K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप किसी भी यहाँ से इक्वेशन को उठा लो। हम फर्स्ट वाली को उठा लेते हैं। फर्स्ट में हमारा जो रेट है वो कितना है 1.0 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी ही है। NO की जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है 0.05 है, इसका स्क्वायर एंड इसकी कितना है 0.05। और ये मैंने स्क्वायर ना यहाँ पे गलत बोला क्योंकि ये ऑर्डर है। ठीक है, बट वो बार बार स्लिप हो जाता है तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये आपका एक्चुअली में क्या है ऑर्डर है। ठीक है, अब अगर आप वैल्यू को यहाँ पे लिखो तो कितना आएगी, इसको लिख दो सिंपली 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के। ठीक है, अब ये तो आपका एज इट इज रह जाएगा 0.05, ये तो आपका क्या रह जाएगा एज इट इज रह जाएगा। ये आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻² कितना लिख दोगे 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, और इसको आप क्या लिख दोगे 5 इंटू 10⁻²। इसका यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, इसको आपको एज इट इज लिखना है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको 4 खोल के लिखो तो क्या आएगा, इसको आप कैसे लिख दोगे 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है इतना। अब 25 5 जा कितना होता है 125 इंटू बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक, और ये वैल्यू सारी किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है आपकी 10⁻³ इक्वल टू के इंटू 125 इंटू 10⁻⁻, किसके बराबर आ रही है -6 के। आ रही है इतनी बात समझ में? तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 10⁻³ ये सारा किस में चला जाएगा डिवाइड में 125 इंटू 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू कितना के। ये भी 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी इसके साथ तो क्या बचेगा 10⁻³ बचेगा डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू के। और के इक्वल टू 10⁻³ इज 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लो। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे 25 से आप इसको डिवाइड कर दो 25 5 जा। ठीक है ना, तो अब तक हमने देखो यहाँ पे आपके पास ए और बी तो डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है आपका पार्ट सी। पार्ट सी रेट ऑफ द रिएक्शन जब कंसेंट्रेशन NO की और Br2 की 0.4 है एंड 0.2 मोलर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली आप देखो, सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन लिखो R इक्वल टू के की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी जो कि है 8। सिंपली उसको रख दो। NO का ऑर्डर है 2 एंड Br2 का ऑर्डर कितना है आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो R इक्वल टू 8 इंटू, अब NO की आपको जो कंसेंट्रेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखो NO की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.4 एंड Br2 की कितनी दे रखी है 0.2। ठीक है, तो 0.4 2 एंड 0.2 1। ठीक है, तो R इक्वल्स टू 8 इंटू 4 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा खोल के लिखो तो लिखोगे 4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻1। अब अगर आप इसको फर्दर सोल्व करो तो 8 इंटू 4 4 जाइज 16 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। और आप इसको लिखते हो 8 इंटू 16 2 जाइज 32। ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 25 इंटू 10⁻⁻3, तो स्कोर सोल्व करोगे 0.256 आ जाएगा। यहाँ से हमारा किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी ये
रेट की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी है 0.256 है। ठीक है, 0.256 है, या आप ऐसे लिख दो 2.56 इंटू 10⁻⁻1। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो इसका जो आंसर निकल के आया इस 2.56 इंटू 10⁻⁻1 और 0.256। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पे इसके तीनों पार्ट्स हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्या है, जो कि है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और इस वाले चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। अब देखो, राइट दी फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फॉर्मूला लिखना है आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। क्या है? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडोजिंकेट। ठीक है, अब देखो इनके होते हैं रूल्स। अगर आपको रूल्स पता है, मतलब अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को रूल्स नहीं पता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी और आपको फिर बता दूंगी कि कैसे आपको ठीक है करना है। अब अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशंस, ठीक है, पेपर के। यहाँ पे अगर हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे तो फिर ऐसे करते करते एक पेपर आपका 1 महीने तक चला जाएगा, है ना, और हमें करने हैं कितने 5 ईयर्स। तो इसलिए थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को इग्नोर भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे वीडियो, तो आपको फिर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पोटेशियम, अब पोटेशियम अगर सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, अगर सबसे पहले आपको कोई भी मेटल दिया हुआ है तो वो आपका कैसे बिहेव करता है? काउंटर आयन की तरह। किसकी तरह? काउंटर आयन की। और काउंटर आयन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता अभी पोटेशियम 1 है 2 है 3 है, वो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो तब बता देंगे। फिलहाल इन्होंने बोला है पोटेशियम, तो हमने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, एंड हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो कब लगता है? जब आपके पास हाइड्रोक्सो तब लगता है जब आपके पास होता है OH लिगेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। उसके बाद क्या है? जिंकेट, जिंकेट मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका मेटल जिंक है। ठीक है, हाइड्रोक्सीडो मतलब OH है, वो भी कितने 4, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन 2 है तो ऑक्सीडेशन 2 कब आएगा? जब यहाँ पे पोटेशियम कितना आएगा 2। ठीक, फिर से वही बात कि मैंने इतना डायरेक्टली कैसे लिखा, इसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे डिफाइन करूं, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ठीक है, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से ये जो K2 है ये ऐसे टूटेगा 2K पॉजिटिव में और यहाँ पे आएगा 2 नेगेटिव। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ओवरऑल बाहर आता है कितना नेगेटिव चार्ज, तो आपका जो मेटल है उसके नेम के आफ्टर सफिक्स में क्या लग जाता है 8, इसलिए जिंक का क्या बन गया है जिंकेट। ठीक है, ये जो आपका लिगेंड है OH, ये कैसा है? एक नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसके नाम में क्या लग गया है आइडो। तो हाइड्रोक्सो का क्या बन गया है हाइड्रोक्सीडो। आई थी नहीं बात समझ में? तो 2K पॉजिटिव, और अगर आप इसको फिर ऐसे खोल के लिखोगे तो ZnOH का 4 2 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मैं इस पोटेशियम को सिर्फ 1 ले लेती तो क्या दिक्कत आ जाती? ठीक है, अगर मैं इस पोटेशियम को यहाँ पे कितना ले लूं, अगर मैं इस पोटेशियम को कितना लूं, यहाँ पे 1 लूं, है ना, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखो अगर मैं इस पोटेशियम को ऐसे लिखूं 1, अगर मैं इस पोटेशियम को 1 लिखूं तो K पॉजिटिव ZnOH 4 नेगेटिव होगा, इतना ही। ठीक है, अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जिसकी निकालोगे मेटल की उसको X मान लो, प्लस OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 इक्वल टू -2, तो X -4 इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो फिर -1 आता ना, सॉरी यहाँ पे आता -1, है ना भाई, यहाँ पे -1 आता है, इसको ठीक कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से? +3, कितनी आती है? +3, लेकिन हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो 2 कब आएगा? जब इधर क्या होगा -2, जब इधर -2 होगा तो x -4 इक्वल टू -2 एंड x कितना आ जाएगा +2, और इधर -2 कब आएगा? जब ओवरऑल पे आएगा -2 चार्ज, और ओवरऑल पे -2 कब आएगा? जब काउंटर आयन कितने होंगे 2 होंगे। आइए वाली चीज समझ में। ठीक है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर जो है आपका
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके ये क्या है, कुछ रूल्स हैं, तो इन्हें तो आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से आपको समझ आएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, मुझे बता देना अगर कुछ चीज आपको समझ नहीं आई या ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अब आप आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में देखो क्या बोला है कि अरेंज करो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा कब होगी, जब आपके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ आयंस हम यहाँ पे कैसे निकाले, तो देखो अगर आप इसको लिखो खोल के तो कैसे लिखोगे, अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अरे आप इसको लिखोगे CrNH3 5Cl। अब ये जो बाहर है Cl2, ये भी एक काउंटर आयन है, ये अपने ऊपर लेगा 2Cl नेगेटिव चार्ज, मीन्स 2 नेगेटिव, तो इस पे कितना छोड़ेगा 2 पॉजिटिव। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ से हुए वो कितने हुए, इस पूरे को तो आप एक बोलते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है वो होता है नॉन आयनाइजेबल, तो इसको तो एक बोलोगे, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो टोटल आयंस कितने हो गए हैं 3 फर्स्ट केस में। इसमें देखो इसके बाहर का कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो इसको तो आप एक ही मानोगे ओवरऑल, है ना। इसको क्या मानोगे आप, 1 ही कंसिडर करोगे, क्योंकि इस पे कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है। आ रही है ये वाली चीज समझ में आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले को देखो आप फिर से, CrNH3 3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव। अब Cl अपने ऊपर क्या लेगा, 3Cl है, एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज, तो 3 पे कितने हो जाएंगे 3, तो 3Cl नेगेटिव, और पूरा इसको एक कंसिडर करोगे तो 3 और 1 इज 4, तो इस पे कितने हैं टोटल आयंस 4 है। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो अब अगर आप अरेंज करते हो इसको ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी कंडक्टिविटी, इसके अंदर फर्स्ट, इसके अंदर आयंस 4 है, फिर इसके अंदर आयंस 3 है, ये सेकंड नंबर पे, और ये आपको हो जाएगा बिल्कुल लास्ट नंबर पे, क्योंकि इस पे कितना है, सिर्फ एक ही आयन है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी क्या होगी यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी, सोल्यूशन की। उसके लिए आपको काउंटर आयंस को और अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैटायन और अनायन के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। आइए बात समझ में। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल है, एनसीईआरटी का ही फिर से कंसेप्ट है, कोई नई चीज आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने इसी वाले 24 क्वेश्चन के सी पार्ट के ऊपर, जिसमें आपसे क्या बोला है कि आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म आपने दो तरह के यहाँ पे पढ़े थे, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में तो आपने पढ़ा था, स्टीरियो के अंदर तो आपने 2 केस पढ़े थे, एक तो ज्योमेट्रिकल एंड एक ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चर में आपने 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें आपके पास सोल्वेशन भी था, कोऑर्डिनेशन भी था, लिंकेज था, है ना, और आयनाइजेशन था, ये 4 थे। तो ये सब भी फिर से एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ये देखो आप, ये आपके पास क्या है, एक आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये कौन सा है। सबसे पहले देखो सोलवेट तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सोलवेट ये नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी गिवन नहीं है। अब बचा आपके पास लिंकेज एंड आयनाइजेशन। ठीक है, क्या बचा, एक तो आपके पास बचा है लिंकेज एंड दूसरा आपके पास क्या बचा है, आयनाइजेशन। तो अगर आप बात करो लिंकेज की, तो लिंकेज कब होता है, जब आपके पास कोई भी एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब आपके पास क्या होता है, एम्बिडेंटेट यहाँ पे लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें आपको क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ, क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, NO2 है। क्या है, NO2। तो NO2 या तो आपका नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करता है, या ये ऐसे करता है। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो आप उसको लिखते हो N नाइट्राइटो, अगर ऑक्सीजन के थ्रू करता है तो आप इसको क्या लिखते हो, O नाइट्राइटो, है ना, ये वाली चीज याद। तो N के थ्रू भी कर रहा है और O के थ्रू भी कर रहा है, तो ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसलिए ये वाला क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कौन सा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं which have 2 donating sites but 1 donate at a time। इसके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती है बट एक डोनेट करता है एक ही टाइम पे, उसको बोलते हो आप एम्बिडेंटेट लिगेंड। आ रही है ये चीज समझ। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखो, आपके पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास ना बाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन क्या होता है, एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, जिसको आप ऐसे लिखते हो इस तरीके से, ठीक है। ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है मेटल को। तो कौन सा होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। और जब आपके पास एक से ज्यादा जब आपके पास एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो वो किसका केस बनता है, बताओ तो वो किसका केस बनता है। अगर ये सारी कंडीशंस आपके पास होती हैं तो वो किसका केस बनता है, वो केस बनता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। किसका केस बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, कि आपके पास एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। बट हमारे पास तो यहाँ पे 3 है, वो चीज अलग है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो ये आपके पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर, और ऊपर वाले का क्या था, लिंकेज आइसोमर। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे अपना कर लिया है डिस्कस, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको देखो, इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक हलाइड, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका अलाइलिक हलाइड है। तो फिर से हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स का चैप्टर है। अलाइलिक हलाइड्स कौन से होते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पड़ोसी कार्बन होता है और उस पर कोई भी हेलोजन अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं हम अलाइलिक पोजीशन या फिर अलाइलिक हलाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तो ये अलाइलिक नहीं है, ये तो क्या है, विनाइलिक है। कौन सा है ये, विनाइलिक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होएगा, तो बचा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन और उस पर क्या है, हेलोजन अटैच है, इसलिए ये आपका क्या है, अलाइलिक हलाइड है। आगे इतनी चीज समझ। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 25 के ही बी पार्ट पे, ठीक है। इसमें पूछा है कि आउट ऑफ द क्लोरोबेंजीन and 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन which is more reactive toward the nucleophilic substitution reaction and why। एक तो आपको देखो बोला क्या है कि एक तो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, क्या है, एक तो आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक क्या है 2,4,6। अब ये 1 पोजीशन के बगल वाली ये 2, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6 NO2 NO2 NO2, ठीक है। ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसमें से पूछा है कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो रिएक्टिव तो ज्यादा ये है, ठीक है, ये वाली रिएक्टिव ज्यादा है आपकी 2,4 ट्राइनाइट्रो। लेकिन देखो रीजन क्या है, रीजन इसका इतना सा है कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो न्यूक्लियोफाइल, खुद बताओ आप मेरे को, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी होती है तो ये कहाँ पे अटैक करते हैं, ये उस पर्टिकुलर पोजीशन पे और सेंटर पे जाके अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। अब ये वाला डेफिशिएंट ज्यादा है, ये वाला डेफिशिएंट ज्यादा है, तो डेफिशिएंट ये वाला ज्यादा है। रीजन भी यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप्स लगे हैं और जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेरिजन टू इसके, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप नहीं लगा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको उसको लिखना है, आप क्या लिखोगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन बी because there are 3 NO2 groups are present which behave as electron withdrawing group and make this benzene ring as electron deficient center so that nucleophile can easily attack here, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको लिखना है तो ये वाली चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आज वाली वीडियो में ना हम लोग इतना ही करते हैं। वैसे तो भी सेक्शन ये जो सेक्शन सी है इसके भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा काम है, ठीक है, तो इसलिए अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन सी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको, तब तक आप लोग मेरे को बता देना आपको कोई भी डाउट है क्या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, फिर सेक्शन ई, फिर आपका ये वाला पेपर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा।